हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबीकल आर्ट्स क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि इतिहास की कॉपी बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखें। सबसे सटीक तरीका बताऊंगा कि कॉपी कैसे प्रेजेंट करना है ताकि आपको पूरा नंबर मिल जाए। कॉपी लिखने की कला अगर आपको पता है, कॉपी लिखने की शैली अगर आपको पता है तो पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा, नंबर नहीं कटेगा। लेकिन कॉपी लिखने की शैली नहीं पता है, तरीका नहीं पता है कैसे प्रेजेंट करना है तो नंबर दोस्तों जरूर कटेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन मैं आज की इस वीडियो में आपका नंबर कटने नहीं दूंगा, बल्कि आपको पूरा अंक नंबर दिला के रहूंगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको तरीका बताने वाला हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले बात करते हैं कि जो आपका पेपर है वो पेपर कैसे आपको देखने को मिलेगा बोर्ड परीक्षा में, जो यूपी बोर्ड ने जारी किया है। आइए उस मॉडल पेपर को पहले दिखाते हैं, फिर आपको बताएं कैसे अपने बोर्ड की कॉपी प्रेजेंट करना है। दोस्तों, आप यहां पे देख सकते हैं यूपी बोर्ड ने 2024-25 का मॉडल पेपर जारी कर दिया है। और यहां पे अगर निर्देश की बात करें तो सबसे पहले निर्देश आप देख लीजिए। इसमें 5 खंड रहेंगे। इसमें खंड का रहेगा 10 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, और जो खंड खा है इसमें 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। खंड गा में 6 लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, और खंड घा में 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न रहेगा, और अंगा में ऐतिहासिक तिथि तथा मानचित्र संबंधित प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपके खंड का में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा। जो भी आंसर सही होगा इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसके बाद जो है आपका यहाँ पे क्वेश्चन जो आएगा वो रहेगा आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। खंड खा से अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पे इस प्रकार से आपको आंसर प्रेजेंट करना होगा। और इसके बाद खंड गा जो होगा यहां से लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। ये 5 नंबर का प्रश्न होगा, और 5 नंबर का प्रश्न अगर को पूरा लेकर आना है तो कॉपी देख लीजिए कैसे लिखना है, मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे खंड घा जो रहेगा इसमें लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। 10 नंबर आपको मिलेगा। 10 नंबर अगर आपको लेना है तो सही तरीके से कॉपी लिखना है। इसके बाद दोस्तों आपका सवाल यहाँ पे रहेगा, अगला रहेगा डेट से संबंधित जो ऐतिहासिक तिथियां होती हैं, जैसे 321 में क्या हुआ था, 78 ईस्वी में क्या हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जो है आपको मानचित्र संबंधी प्रश्न पूछा जाएगा। मानचित्र आपको एक दिया जाएगा, भारत का मानचित्र मिलेगा, और उसको जो है आप भरेंगे। देखिए सही तरीके से यहाँ पे सही नाम और सही स्थान दर्शाने के लिए तब जाके आपको 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। यानी सही नाम भरने के लिए 1 नंबर, सही स्थान दर्शाने के लिए 1 नंबर, तब जाके आपको 2 नंबर यहाँ पे मिलेगा। 10 नंबर का मानचित्र होगा। मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों 100% की कि आपका 10 नंबर कोई काट नहीं सकता है, क्योंकि मैं जो आपको तरीका बताने वाला हूं वही आपको भरना है। और वैसे ही आप अगर भर देते हैं तो 10 में 10 पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। और जितना क्वेश्चन कराऊंगा, जितना मतलब 10-20 नहीं, मुश्किल से जो भी क्वेश्चन यहाँ 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो मैं आपको 10-15 करा दूंगा, और उसी में से आपके पेपर में आएगा, ज्यादा नहीं, उसी में से आएगा आपका पेपर में, ठीक है। तो अब दोस्तों हम लोग आ चुके हैं कि कॉपी को कैसे प्रेजेंट करना है। तो मैं एक आपको उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न आप यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे प्रश्नोत्तर नंबर लिखेंगे। जो भी आपका आंसर सही होगा, ठीक है, उस आंसर का नंबर यहाँ पे लिख देंगे कि डी सही है, कि ए सही, कि बी सही है। यहाँ पे लिखने के बाद इसको सही कर देंगे, बस इतना काम करना है। और उसके बाद जो है आपको 1 नंबर यहाँ पे एग्जामिनर दे देगा, ठीक है। अब आगे जो करना है वो मेन पॉइंट है, उसको ध्यान रखिएगा। देखिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब आप एक क्वेश्चन लिख दे तो दूसरा जो क्वेश्चन लिखें तो कम से कम 1 लाइन 2 लाइन की गैप छोड़ दीजिए, ताकि जो है अलग अलग दिखाई दे और साफ सुथरा दिखाई दे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरा जो क्वेश्चन मैंने लिखा है तो यहाँ पे नीचे भी 1 लाइन गैप है, और यहाँ पे देखिए 1 लाइन का गैप है, ताकि दोनों स्पष्ट रूप से अलग अलग दिखाई दे। और यहाँ पे इस प्रकार से एग्जामिनर चेक करेगा, आपको 1 नंबर यहाँ पे इस प्रकार से मिल जाएगा। ऐसे कॉपी चेकिंग होती है और ऐसे आंसर का आपको लिखना है, ठीक है। तो देख लीजिए ऐसे बहुविकल्पी आपको प्रेजेंट करना है इस प्रकार से, और आप लिखेंगे तो पूरा नंबर आपको मिलेगा। अब इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जाएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। मान लीजिए प्रश्न उत्तर नंबर संख्या 11 है तो 11 लिख देंगे, जो भी रहेगा आप वहां पे लिख देंगे। मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया था लोथल की पुरस्थल की खोज जो है किसने की थी, तो यहाँ पे लिखेंगे SR राव जो है 1955 में, ठीक है। 1955 में SR राव लोथल की खोज की थी। और थोड़ा सा मैं ट्रिक पॉइंट आपको बता दे रहा हूँ याद करने के लिए। मान लीजिए क्वेश्चन अगर पूछ लेगा तो आप इसे कैसे प्रेजेंट करेंगे। देखिए आप एक कहावत सुने होंगे कि
उम्र 55 का दिल बचपन का। भाई उम्र 55 का हो जाए लेकिन फिर भी दिल कैसा होना चाहिए, बचपन का होना चाहिए। तो उम्र 55 का और दिल बचपन का किसका है, एस.आर. राव का है। ठीक है, किसका है, एस.आर. राव का है। तो ध्यान रखिएगा, लोथल की खोज एस.आर. राव ने उम्र 55 के दिल बचपन के। तो आप इस प्रकार से थोड़ा सा ऐसे रिदम में याद कर सकते हैं। आगे बात करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इससे 12 पूछा है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ पे लाइन गैप है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लाइन गैप है। कम से कम आप एक लाइन की गैप तो जरूर करेंगे और 2-3 लाइन की गैप आप कर सकते हैं, 3 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा एग्जामिनर को ना लगे कि आपने पूरी लाइन छोड़ दी है। तो यहाँ पे इस प्रकार से देखिए, स्पष्ट लिखेंगे और इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर लिखेंगे। यहाँ मान लीजिए प्रयाग प्रशस्ति के बारे में पूछा है, तो प्रयाग प्रशस्ति के बारे में लिखेंगे कि प्रयाग प्रशस्ति क्या है। हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में हमें समुद्रगुप्त के दिग्विजय और उसकी महत्ता के संबंध का वर्णन मिलता है। यानी जो प्रयाग प्रशस्ति है ये एक ग्रंथ है जो हरिसेन के द्वारा रचित है, पहला पॉइंट। दूसरा, इस प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के दिग्विजय मतलब कि समुद्रगुप्त के विजय की कहानी, उसके साम्राज्य, उसके महानता के बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे देखिए, इसे इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे प्रयाग प्रशस्ति की जगह अगर आपसे पूछ ले कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख क्या है, तब भी आंसर यही होगा कि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ है, जिसमें समुद्रगुप्त के दिग्विजय या उनकी महानता के बारे में वर्णन किया गया है। इस प्रकार से लिख देंगे, काम हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जब अगला आएगा तो देखिए यहाँ पे 2 लाइन की गैपिंग है और फिर इसके बाद यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन प्रेजेंट करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया 1857 का विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी, तो अगर आपको पता है तो लिख देंगे 10 मई 1857 क्रांति जो है मेरठ से शुरुआत हुई थी और मेरठ पड़ता है आपका यूपी में। तो यहाँ पे इस प्रकार से लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए कुछ लाइन यहाँ पे बच गए थे लेकिन मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा, नए क्वेश्चन नए पेज से आपको प्रेजेंट करना है, बात ध्यान रखेंगे। इसके बाद तो आपका आएगा क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय के बाद लघु उत्तरीय क्वेश्चन, प्रश्नोत्तर नंबर डाल देंगे और उसके बाद जो है जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानताएं क्या है। तो जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में अगर समानताएं पूछ ले तो देखिए क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे दोनों धर्म मानवतावादी हैं। मानवतावादी का मतलब ये है कि मानव के बारे में सोचना, मानव के बारे में भलाई करने के बारे में सोचना, यानी मानव के हित के बारे में काम करना, ये सब जैन धर्म बौद्ध धर्म में ये समानताएं देखने को मिलती है। क्योंकि जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों मानव के हित के बारे में ही सोचते थे, दोनों मानव के हित के लिए ही कार्य करते थे। ठीक है, तो ये पॉइंट हो जाएगा। अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे, दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे कि दोनों ही कर्मवाद पर और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। यानी कहने का मतलब है कि जो आप कर्म करते हैं, जो मानव कर्म करता है उसी पे जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म विश्वास करते हैं। और पुनर्जन्म, ये पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं कि अगर इंसान एक बार उसकी मृत्यु हो जाती है तो पुनः उसका जन्म होता है, ये मानते हैं ऐसा जैन धर्म बौद्ध धर्म में। ठीक है, नेक्स्ट है दोनों अहिंसा मूलक हैं। दोनों अहिंसा मूलक का मतलब ये है कि हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करनी, हमें प्रेम भावना से रहना है, हमें समाज में अपने आप को स्थापित करना है, तो हिंसा नहीं करनी है, अहिंसा मूलक धर्म होना चाहिए हमारा। ठीक है, ये पॉइंट कहना चाह रहे हैं। इसमें दोनों में त्रिरत्न समान है, दोनों में अपने अपने त्रिरत्न हैं और तीनों रत्न जो है अपने अपने हिसाब से उन्होंने प्रेजेंट किया, लगभग आपके समान देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट इसमें लिखेंगे दोनों ही ईश्वर के सृष्टिकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। चाहे बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म, दोनों ये नहीं मानते हैं कि इस संसार का जो रचयिता है वो ईश्वर है, ये नहीं मानते हैं। वो मानते हैं कि इस संसार को किसने बनाया है लेकिन ईश्वर सृष्टि की रचना नहीं किया है, सृष्टि की रचना जो है स्वीकार नहीं करते हैं। नेक्स्ट है दोनों ही जातिवाद का विरोध करते हैं। चाहे जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, दोनों जातिवाद को नहीं मानते हैं। यहां पे माना जाता है जो मानवतावाद है उसको। ठीक है, नेक्स्ट है दोनों को चरम लक्ष्य निवारण है, यानी दोनों का जो लक्ष्य है वो ये है कि भैया जिस दिन आप मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, जिसका आप निर्वाण मतलब मृत्यु हो जाएगी, उस दिन सब कुछ जो है आपका लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, यानी जो भी आप करना चाहते हो वो कर लेंगे। सिंपल सी बात ये है भैया कि आपकी जो सपना है, जो टारगेट है, वो मरने के बाद ही पूरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोनों ही वेद प्रमाण को नहीं मानते हैं। जो वेद प्रमाण है, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, जो वेद हैं उस प्रमाण को नहीं मानते हैं, ये मानते हैं अपने मानवतावाद को। ठीक है, जो मानव ने किया है। नेक्स्ट दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन प्रेजेंट करना है। इसके बाद आएगा लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे लिखना है ध्यान रखिएगा, डायग्राम, कोटेशन, मैपिंग और एक माइंड मैप बना के अगर आप आंसर को प्रेजेंट करते हैं दोस्तों तो आपको पूरा नंबर मिलने का चांस होता है। इसलिए कोशिश करिएगा कि आप अपने आप को जो अपने आंसर हैं उसे अच्छे से प्रेजेंट करिए। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे देखिए
मैंने लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं, मैंने हेडिंग बना लिया है यहाँ से और उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है विशेषता लिखना क्या है। तो विशेषता मैंने इस प्रकार से जो है यहाँ पे डायग्राम बना लिया है। अब इस डायग्राम पे एक एग्जामिनर देख के आपको 1 नंबर यहाँ पे दे देगा, 1 नंबर यही मिल जाएगा। इसके बाद जो है जब आप इसके बारे में व्याख्या करेंगे तब आपको यहाँ पे धीरे धीरे नंबर मिलेगा। आप एक एक पॉइंट का लिखेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। इस प्रकार से अगर प्रेजेंट करेंगे तो 10 में 10 मिलने का चांस ज्यादा रहेगा। इसके बाद तो ऐतिहासिक तिथियां आती हैं। ऐतिहासिक तिथियों में 10 नंबर लाना है तो आपको मैप जो है, जो डेट है उसको ध्यान में रखना है। जैसे अगर बात करें आपसे क्वेश्चन अगर पूछे डेट में 185 ईसा पूर्व कौन सी घटना घटी थी, तो 185 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ था, यानी मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ था। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। 7-8 में क्या हुआ था, 7-8 ईस्वी में मतलब 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था, ठीक है। कनिष्क का राज्यारोहण 7-8 में हुआ था। थोड़ा सा ट्रिक पॉइंट आप यहाँ पे लगा लीजिए। तो देखिए 7-8 में क्या हुआ था, आप काने उंगली ध्यान में रखिए, काने उंगली। तो कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था 7-8 में, कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था। ये बात ध्यान रखेंगे, आपको याद आ जाएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। इसके बाद 1333 में 1333 में इब्न बतूता सिंध पहुंचा था। कौन? इब्न बतूता, पहने जूता, ठीक है। इब्न बतूता भैया पहुंचा था सिंध, यानी जो इब्न बतूता है ये सिंध पर पहुंच गया था। तो ये इसका आगमन हुआ था 1333 में। तो देखिए 1 2 3 ऐसे लिखना है, लेकिन यहाँ पे 1 3 3 3। तो ये इब्न बतूता पहुंचा जो है सिंध पे, ठीक है। नेक्स्ट 1469 में गुरु नानक जन्म हुआ था। 1469 में जो है गुरु नानक का जन्म हुआ था। और मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक पॉइंट और बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। देखिए आप एक बार जो है ना आप करें, यहाँ पे गुरु नानक का जन्म हुआ है तो भैया आप कुछ, जब किसी का जन्म होता है तो लोग अपने घर पे कुछ छानते होते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करो, आप जो है छानो, ठीक है। आप जो है छानो, कुछ ना कुछ छानो, चाहे पकौड़ी छानो, चाहे जो है कुछ भी छानो भाई, छानो जरूर। तो छानो को ध्यान से अगर पढ़ेंगे ना तो देखिए 6 और 9 निकल कर आएगा, 69 निकल कर आएगा, ठीक है। 69 निकल कर, तो 1469। थोड़ा सा लास्ट वाला लाइन ध्यान रखेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि गुरु नानक का जन्म हुआ था। तो मान लीजिए आपके नानक का जन्म हुआ था, गुरु नानक का जन्म 1469 में हुआ था। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। 1518 में पुर्तगाली यात्री जो है वो भारत आए थे। 1518 में पुर्तगाली यात्री भारत आए थे। नेक्स्ट आप लिखेंगे यहाँ पे 1658 में हुआ था भैया धर्मत की लड़ाई और औरंगजेब द्वारा सिखों का इनमें लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट है 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, ठीक है। और नेक्स्ट है 1875 में रैयत का विद्रोह हुआ था। और नेक्स्ट है 1881 में नियमित जनगणना प्रारंभ हुई थी भारत में। और 1917 में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। इस प्रकार से आप डेट वाला लिख देंगे। फिर आपका क्वेश्चन आएगा मानचित्र संबंधित। मानचित्र में देखिए 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 10 नंबर का रहेगा। और मानचित्र में मान लीजिए आपको ऐसे पूछा गई पाटलिपुत्र वह स्थान जहां पे पाटलिपुत्र है ऐसे पूछ लेगा, ठीक है। कुरुक्षेत्र पूछ लेगा, मान लीजिए कोई भी नाम पूछ लेगा तो आप इस प्रकार से मानचित्र को भर देंगे। ध्यान रखेंगे जब मानचित्र भरेंगे, जैसे मान लीजिए पहले का ये 26 का पहला है तो यहाँ पे लिखेंगे 26 का पहला, मान लीजिए पटना है तो यहाँ पे 26 का पहला यहाँ पे इस प्रकार से भर देंगे। और यहाँ पे लिखेंगे पहला क्वेश्चन नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जरूर डालेंगे तभी जो है आपका आंसर परफेक्ट हो पाएगा। इस प्रकार से मानचित्र भर देंगे तो यहाँ पे आपका नंबर मिल जाएगा। मानचित्र की प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा, 10 में 10 नंबर आपको कहीं जाएगा नहीं, बिल्कुल 100% मैं आपको सही तरीका बताऊंगा मानचित्र भरने का। इस प्रकार से आप देख लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से देख लीजिए पूरा का पूरा पेपर पैटर्न आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। और अगर आप ऐसे सॉल्व करते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। चलिए मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, जिंदगी में सुस्त रहिए। धन्यवाद।